हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, आखिर सेमेस्टर सेकंड में केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सेमेस्टर सेकंड में आपके 4 यूनिट दी हुई है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया क्रियाविधि, सेकंड है स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, थर्ड यूनिट है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन व एरोमेटिकता, एरिन व एरोमेटिकता। एरिन्स व एरोमेटिसिटी, एरिन व एरोमेटिकता। और फोर्थ यूनिट जो आपकी है वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ये 4 यूनिट हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर सेकंड है उसकी केमिस्ट्री की पढ़नी है। कौन कौन सी है? देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, और एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन व एरोमेटिकता। और फोर्थ आपकी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 यूनिट है वो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों जो यूनिट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और फोर्थ जो यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। फोर्थ यूनिट पार्ट जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। फोर्थ यूनिट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी, देखो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। आपके 12th क्लास में भी था ये चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी। देखो, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। डेफिनेशन को लिखते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले
कारकों का अध्ययन किया जाता है। देखो, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब देखिए, रेट के आधार पर रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन सी? एक तो होती है वेरी स्लो रिएक्शन, एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वे रिएक्शन जो बहुत ही धीमी गति से होती है, अर्थात उनको होने में सालों साल बीत जाते हैं, वे रिएक्शन क्या कहलाती है? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वे रिएक्शन जो बहुत ही तीव्र गति से होती है, अर्थात पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, वे रिएक्शन जो नॉर्मली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो गया? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। वेरी फास्ट रिएक्शन का NaOH का रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ में, तो क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O बन जाता है। NaOH की रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O हमारा प्रोडक्ट बनता है। नॉर्मल रिएक्शन, वे रिएक्शन जो कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। देखो, H2O2 परिवर्तित हो जाता है 2H2O प्लस O2। ये जो रिएक्शन होती है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया का वेग। हमने क्या पढ़ा है? अभिक्रियाओं के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें यह जानना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, अभिक्रिया का वेग, केमिकल काइनेटिक्स से जरूरत क्यों पड़ती है? अभिक्रिया का वेग क्यों पता लगाना है? कि इससे हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगी, और उसको हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हम स्लो कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कि क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसी अभिक्रिया के क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। किसी अभिक्रिया के क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बनाते हैं C प्लस डी। अब देखो, किसी समय के साथ में जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, वैसे वैसे A व B की सांद्रता कम होती जाएगी और C और D की सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी, वैसे वैसे A और B की
सांद्रता कम हो जाएगी और सी और डी की वो जो सांद्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। एक ग्राफ से इसे हम समझेंगे। इधर सांद्रता लिखते हैं, इधर समय के साथ में ग्राफ बनाते हैं। समय के साथ में ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्रियाकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये हो गया क्रियाकारक। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये उत्पाद सांद्रता और समय के बीच में जब क्रियाकारक और उत्पाद का ग्राफ बनाते हैं तो ये हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे। क्रियाकारक के लिए निकालेंगे सबसे पहले तो क्रियाकारक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्रियाकारक क्या है, ए और बी, ठीक है, यही आपने क्रियाकारक है। तो ए व बी की सांद्रता बट्टा परिवर्तन में जो समय लगा है वो लिखेंगे, बट्टा परिवर्तन में लगा समय। देखो ए और बी की सांद्रता में क्या होगी, कमी, ए व बी की सांद्रता की कमी, ठीक है। जैसे जैसे अभिक्रिया होती है वैसे वैसे क्या होगा, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कमी हो रही है तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, परिवर्तन में लगा समय, बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये तो आ गया अपने क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक की सांद्रता कैसे लिखते हैं। अब सी और डी उत्पाद की सांद्रता लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सी व डी की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सी व डी की सांद्रता में वृद्धि, बट्टा परिवर्तन में जो समय लगा है वो, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको एक साथ कैसे लिखेंगे हम, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक साथ कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये तो है देखो सिंपल रिएक्शन के लिए। अगर हमें मोल दे दें तो हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। जैसे एक रिएक्शन है 2a प्लस बी, लिखते हैं देखो, यदि ये तो सिंपल रिएक्शन के लिए था रेट ऑफ रिएक्शन, यदि हमें मोल दे दें तो कैसे लिखेंगे। एक रिएक्शन है 2a प्लस बी इजकल टू 2a प्लस बी, रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है 3c प्लस डी। अब इसमें कैसे लिखेंगे, सेम वैसा ही होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए अपॉन टी, बी का वैसे रहेगा और सी में क्या हो जाएगा 1/3, ये प्लस साइन आगे आएगा, प्लस यहां पर तो हाँ ऐसे लिख दो माइनस 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यदि हमें मोल दिए हुए हो तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन हो जाता है शॉर्ट में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होती है। इकाई की हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वेग का,
वेग का फॉर्मूला क्या था, सांद्रता बट्टा समय। इस फॉर्मूले से ही हम क्या निकाल लेंगे, इसकी जो यूनिट है वो निकाल लेंगे। सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और समय की क्या होती है, सेकंड। अब इसको एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड को ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है।